इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज। इसके लिए इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है Q। इस चार्ज के आसपास कहीं पर भी एक हम कोई चार्ज लेकर आते हैं Q0, तो ये इसके साथ इंटरैक्ट करता है, यानी इसको रिपेल करेगा, मान लीजिए सर्टेन फोर्स से, F फोर्स से। हम क्या करते हैं, इस चार्ज को थोड़ा सा दूर करते हैं और हम देखते हैं कि फिर ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो हम इसको दूर करते जाते हैं और हम पाते हैं कि इस लाइन के बाद, यानी यहां तक ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो अब इस पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी अब ये चार्ज उसके साथ इंटरैक्ट करना बंद कर देता है। ये एक काल्पनिक बात है अभी, ठीक है, कि हाँ एक सर्टेन दूरी के बाद ये इंटरैक्ट करना बंद कर देगा, लेकिन अभी हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि एक सर्टेन रीजन के बाद ये उसके साथ इंटरैक्ट करना बंद कर देता है। और ऐसा काम हम लोग हर तरफ करते हैं इसके, ठीक। और हम लोग पाते हैं कि हमें एक रीजन मिल रहा है, ये कोई भी एक शेप का एक रीजन है, और इस रीजन की खासियत ये है कि इसके अंदर जब हम कोई भी चार्ज रख रहे हैं तो ये उसके साथ इंटरैक्ट करता है, यानी उस पर फोर्स लगाता है। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज को इस रीजन के बाहर कर देते हैं तो इस पर फोर्स 0 हो जाता है, यानी इसका अब इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में कोई भी चार्ज, जैसे किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसमें जब हम किसी दूसरे चार्ज को प्लेस करें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इस चार्ज का, या जो भी सिस्टम ऑफ चार्ज आपने रखा है। यानी फिर से हम आपको बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज का या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस चीज पर सोचें कि आखिर ये रीजन, जैसे यही चार्ज Q है तो ये रीजन कितना बड़ा होगा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई इसके इधर फोर्स नहीं है, इसके इधर फोर्स है। अब हम जानना चाहते हैं कि नहीं कहाँ तक हम जाएंगे। तो आप देखिए कि कहीं पर भी मान लीजिए कि ये इससे r डिस्टेंस पर है, तो ये जो फोर्स है ये कितनी है, 1/4πε0 Q0/r²। अब हमें चाहिए ये फोर्स 0, ठीक। उसके लिए हम इस चार्ज को दूर कर रहे हैं, यानी r को बढ़ा रहे हैं। तो यहां से आप देखिए कि r को हम कितना इंक्रीज करें, r की क्या वैल्यू हो कि ये 0 हो जाए, इन्फिनिटी। यानी जब r इन्फिनिटी को टेंड करेगा तभी फोर्स 0 होगा। इसीलिए हमने कहा था कि ये अभी एक कल्पना है कि यहाँ के बाद फोर्स नहीं है, यहाँ के बाद यहाँ के अंदर फोर्स है, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोगों ने ये जाना कि कोई भी जो चार्ज होता है, जैसे हम लोगों ने डिफाइन तो कर दिया कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस चार्ज का। अब यहाँ पर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन कहाँ तक होगा। तो थ्योरेटिकली वो रीजन इन्फिनिटी तक होता है, यानी किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, थ्योरेटिकली, थ्योरी के अनुसार। क्योंकि थ्योरी के अनुसार ये फोर्स तभी 0 होगी जब ये r इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around a charge or
a system of charges in which another charge experiences some force. ठीक है, theoretically the electric field of a charge extends up to infinity. तो ये तो एक थ्योरेटिकल बात हुई कि चार्ज का के आसपास का वो रीजन जहाँ पे दूसरा चार्ज जो है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक चार्ज का प्रभाव क्षेत्र है कि उसके आसपास वो रीजन जहाँ दूसरा कोई चार्ज आएगा तो वो उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो जब प्रभाव क्षेत्र की बात आती है, प्रभाव की बात आती है या इंटरैक्शन की बात आती है, तो वहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कितना इंटरैक्ट करेगा, कितना प्रभाव है उसका। तो अब ज़रूरत है मैथमेटिकली इस बात को जानने की कि कोई भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में वो दूसरे चार्ज के साथ कितना इंटरैक्ट कर पाएगा, उसके इंटरैक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमें क्या बताएगा कि कोई भी चार्ज अपने आसपास के रीजन में यानी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी दूसरे चार्ज के साथ कितना इंटरैक्ट करेगा, कितना स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप सपोज करिए ये एक रीजन है किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। ठीक है, और इसमें जब हम कोई किसी चार्ज को रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम शो नहीं कर रहे हैं, किसी चार्ज का है ये, लेकिन ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चार्ज को हम यहां पे रख रहे हैं Q0, ये पॉजिटिव चार्ज है और हम पाते हैं कि ये चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F इस रीजन में, और करेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को हम रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही, जो भी जिसका भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके साथ इंटरैक्ट करेगा थ्रू दिस फोर्स। ठीक है, तो अगर Q0 चार्ज पर F फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, Q0 चार्ज अगर F फोर्स फील कर रहा है तो 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स फील करेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड से अगर ये F वेक्टर है तो F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन दिस रीजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब एक रीजन है, इस रीजन में यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और हम लोगों ने अभी जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, हमने क्या किया, एक Q0 चार्ज को यहाँ पर प्लेस किया और हमने देखा कि उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस भी किया और वो है F वेक्टर। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कुछ भी है, सपोज करिए कि 10 कूलम है, तो 10 कूलम के चार्ज ने F फोर्स एक्सपीरियंस किया तो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F वेक्टर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यानी ये जो हम लोगों ने क्वांटिटी कैलकुलेट की F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन दिस रीजन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज the force
इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a unit positive charge. टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए इस चार्ज को हम लोगों ने प्लेस किया है, सो इट इज टेस्ट चार्ज। और यहाँ से हम लोग को एक मेथड मिला कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना हो, उसकी इंटेंसिटी के बारे में, तो हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें, उस पर फोर्स कैलकुलेट करें, उस फोर्स में चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स experienced by a test charge Q naught placed at a point, then electric field at that point is given by E vector equals F vector by Q naught। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, एक कंडीशन इंपोज्ड है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो आपका ये हो गया, ठीक है, कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है। शर्त ये है कि ये जो आप देख रहे हैं लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि Q naught की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0। क्यों छोटी होनी चाहिए? ताकि कोई भी चार्ज को जो आप प्लेस कर रहे हैं इसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब ये सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इसका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बदल दे। तो इसकी वैल्यू को हम जितना कम रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, तो सोर्स का जो फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट्स वाई कि लिमिट Q naught टेंड्स टू 0, यानी Q naught को हम जितना छोटा रखें उतना बेहतर है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, इसका मीनिंग सिर्फ यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी and its direction is in the direction of the force, in the direction of फोर्स किस पे? टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय Q naught, तो ऑब्वियसली इसका वही डायरेक्शन होगा जो इसका डायरेक्शन है। ठीक है, यानी टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा, हम लोग बार बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब नहीं कहा करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझेंगे। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक रीजन था, वो बात वहीं खत्म हो गई है। यानी अब हम लोगों के आगे के डिस्कशन में हम लोग बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना लंबा नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड भी कहेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जब हम लोग समझ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सर्टेन चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कैलकुलेट करके देखते हैं इस डेफिनेशन के बेसिस पर। जैसे हम लोग कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो सबसे बेसिक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज ही है हमारे लिए, जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया Q, और हम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जानना है, तो पहला प्रश्न है कहाँ जानना है, किस पॉइंट पे जानना है। तो एक पॉइंट को आपको असाइन करना पड़ेगा कि हाँ इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। फिर बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ है, तो आप कहेंगे चार्ज से r डिस्टेंस पर है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जानने की जो प्रक्रिया है वो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस फोर्स को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के मेथड से, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इस फोर्स में हम लोग चार्ज से डिवाइड कर दें, यानी 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो आप देखिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं r डिस्टेंस पर, तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज खुद पॉजिटिव होता है। तो ये रिपेल करेगा, मतलब टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर आपका सोर्स चार्ज हम लोग कहते हैं जिसके कारण हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अगर वो निगेटिव है और उसके कारण आप निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो यहां जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, यानी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो ये, और इसी को हम लोग इस तरीके से अब याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है हमेशा, और निगेटिव चार्ज के कारण जो होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें फील्ड मिल गया। अब सपोज करिए कि हम एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड जानना चाहते हैं, थोड़ा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी अभी हम जो सबसे हमारा बेसिक चार्ज कन्फिग्रेशन था एक पॉइंट चार्ज, उसके लिए हमने फील्ड जान लिया। अब हम एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड जानना चाहते हैं किसी पॉइंट पर। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी है। सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ था वो, उस लॉ में कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए, यानी कि जो कूलम्बिक फोर्स था, कूलम्बिक फोर्स में कम से कम 2 चार्ज होंगे तभी वो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फील्ड में सिर्फ एक चार्ज की जरूरत होती है। जैसे हम लोगों को ये लगता है कि भाई इस Q नॉट का भी होना जरूरी है, तो इसका होना कोई जरूरी नहीं है, ना तो ये फॉर्मूला में कहीं पर है देखिए, और ऐसे भी हमने इसको टेस्टिंग के लिए सिर्फ रखा था, इसके बाद फिर हम इसको हटा देते हैं। हाँ, टेस्ट करने के लिए सिर्फ आया है ये, ठीक है। यानी इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिंगल सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें इसका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरह से फोर्स में जो फोर्स था वो इन दोनों पे डिपेंड करता था, ये इन 2 चार्ज की प्रॉपर्टी थी वो फोर्स, तो फील्ड जो है वो सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी है, एक चार्ज के कारण होता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब आते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस यहां भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Qn, इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस हैं और हमें किसी पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करिए, ये मानते हुए कि बाकी चार्जेस नहीं है। जैसे Q1 के कारण अगर हम फील्ड कैलकुलेट करें तो अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये इवन वेक्टर होगा। अगर ये डिस्टेंस R1 है तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। इसी तरह से Q2 के कारण जो फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा E2 वेक्टर। Q3 के कारण फिर अवे फ्रॉम द चार्ज E3 वेक्टर। Qn के कारण टुवर्ड्स द चार्ज En वेक्टर। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फील्ड कैलकुलेट कर लिया, E1 E2 E3 डॉट 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 En, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के अनुसार अब P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी नेट फील्ड एट P विल बी equal to the vector sum of all the fields due to individual charges. That is E vector equals E1 vector plus E2 vector plus dot 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 plus En vector, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों तो हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा। हम लोग इसको करके देखते हैं एक दो क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का, सपोज ये Q0 है, ये Q है, ये Q है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और हमें Q0 पर फोर्स निकालना है। ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं तो नो नीड ऑफ इट, ये पॉइंट हम लोग दें सिर्फ ए पॉइंट पर। ये BC यानी कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और इसके दो वर्टेक्स पर Q चार्ज रखे गए हैं और तीसरे वर्टेक्स पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले इसके कारण फील्ड कैलकुलेट करें। पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका नाम दे दें E1 वेक्टर। इसके कारण कैलकुलेट करें फिर अवे फ्रॉम द चार्ज E2 वेक्टर। इन दोनों फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फील्ड की वैल्यू बराबर ही होगी क्योंकि दोनों के लिए चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर जो नेट फील्ड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम के लिए इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, तो इसका अपोजिट एंगल भी 60 होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 60। तो ये कितना हो गया, इन सब को कुछ नाम दे दीजिए, दोनों बराबर है तो E0। ये हो गया 2 E0 स्क्वायर प्लस 2 E0 स्क्वायर cos 60 हाफ, कितना हो गया √3 E0।
वैल्यू रख दीजिए √3 इंटू 1/4πε0 Q/a²। ये √3 को यहाँ ले आइए, ठीक। और ये रिजल्टेंट, चूंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके ठीक बीचों बीच होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्ज रखे गए हैं, Q, Q, -2Q। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस कॉर्नर। फिर वही काम करें, तीनों चार्ज के लिए पहले फील्ड कैलकुलेट करें। तो एक नाम दे दीजिए, इसको Q1 कह लीजिए, इसको Q2 कह लीजिए, इसको Q3। तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग दिस लाइन, और इसको नाम देते हैं E1 वेक्टर। इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E3 वेक्टर। अब ये चार्ज, ये चूंकि निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो इस लाइन पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाने के लिए चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है, दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देना है, उसी लाइन पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टुवर्ड्स द चार्ज E2 वेक्टर। अब अगला काम वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो यहाँ देखिए कि E1 और E3 की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ये और ये चार्ज बराबर है, ये और ये डिस्टेंस भी बराबर है। तो E1 और E3 बराबर होंगे, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/a², ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल स्क्वायर का √2a के बराबर होता है। तो E2 हो गया 1/4πε0 2Q डिवाइडेड बाई √2a का स्क्वायर। और आप देखिए कि ये भी वही हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, Q/a², यानी कि दोनों वैल्यू तीनों फील्ड की बराबर है, ठीक। अब हमें यहाँ पर नेट फील्ड फाइंड करना है, यानी इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट के लिए पहले हम लोग क्या करें, ये दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो पहली चीज तो ये कि इसका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के ठीक बीचों बीच होगा, और इसकी वैल्यू होगी √2 E1 या E2 E3 जो कह लीजिए, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर अगर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं, और अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ठीक बीच में होता है, यानी 45 डिग्री के एंगल पर, और उसकी वैल्यू √2a के बराबर होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बदले हमारा एक फोर्स आ गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि तीनों फोर्स को जोड़ेंगे तभी हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अब ये देखिए, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो दो वेक्टर जब ऑपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बड़े वाले वेक्टर में से, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से छोटे वाले वेक्टर को घटा देते हैं। तो इसमें बड़ा मैग्नीट्यूड किसका होगा, देखिए वो √2 E1 है, E1 और E2 बराबर है, ये देखिए, लेकिन उसके साथ √2 लगा हुआ है तो बड़ा हो गया। तो नेट फील्ड ये हो गया √2 E1 - E2, यानी √2 - 1 E1 कह लीजिए, E1 E2 बराबर ही है, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए 1/4πε0 और √2 - 1 Q/a²। डायरेक्शन क्या होगा, दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं अपोजिट वेक्टर को, तो रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन, यानी ये हमारा नेट फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये दो चार्ज है, Q1 है, कुछ भी इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम में,
कूलम, और ये है -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और ये इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है। हम चाहते हैं कि इस लाइन पर एक पॉइंट हम फाइंड करें जहां पर फील्ड 0 हो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट के होने की संभावना 3 जगहों पर है, मतलब 3 रीजन है जहां पर वो पॉइंट रह सकता है, हो सकता है। एक रीजन तो दोनों चार्जेस के बीच का है, और एक रीजन लेफ्ट ऑफ चार्ज Q1 है, और दूसरा रीजन लेफ्ट ऑफ चार्ज Q2 है। ठीक, तो किस रीजन में वो पॉइंट होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना। तो इसके लिए देखिए कि अगर ये दोनों चार्ज एक ही साइन के होते, आइदर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों निगेटिव होते, थोड़ी देर के लिए दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो क्या होता, अगर हम बीच में कोई पॉइंट लेते, यानी इस रीजन में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते, तो इसके कारण फील्ड क्या होता, इधर, और इसके कारण फील्ड क्या होता, इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण भी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो वहां फील्ड 0 हो सकता है। अब इसी सिचुएशन में इस रीजन में आइए, इसके कारण अगर हम पॉइंट यहां सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके कारण यहां फील्ड क्या हो गया, अवे, और उसके कारण क्या हो गया, अगेन अवे। कैंसिलेशन की कोई बात नहीं होगी, यानी वो पॉइंट 0 फील्ड का पॉइंट इस रीजन में हमें नहीं मिल सकता। यहां आइए, इसके कारण फिर अवे, उसके कारण भी अवे, यहां भी नहीं मिल सकता। यानी दो चार्ज अगर सेम साइन के हैं तो 0 फील्ड का जो पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, दोनों चार्जेस के बीच में। हमारा केस ये नहीं है, हमारा केस ये है। चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। फिर यहां हम लोग तीनों सिचुएशन पे विचार करेंगे। यहां पर अब देखिए, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E1, और इसके कारण टूवर्ड्स द चार्ज 0 फील्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। यहां आए, इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, और उसके कारण टूवर्ड्स द चार्ज, पॉसिबिलिटी है कि यहां 0 हो सकता है अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो। यहां E2 टूवर्ड्स द चार्ज, E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, यानी हमें 2 रीजन मिल रहे हैं जहां पर हमें 0 फील्ड का पॉइंट मिल सकता है। अब ये देखना है कि इन दोनों में कहां पे वो पॉइंट होगा। तो आप यहां देखिए, पहले इसको देखिए, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अब इस पर विचार करते हैं। E1 में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें 2 चीजें हैं, ऊपर होता है चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, डिस्टेंस छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। अब E1 के लिए देखिए, E1 इसके लिए चार्ज छोटा है, यानी चार्ज छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, और डिस्टेंस बड़ा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा हो गया। E2 के बारे में देखिए, चार्ज बड़ा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, और डिस्टेंस भी छोटा है, यानी ये और बड़ा हो गया। यानी E1 बहुत छोटा है और E2 बहुत बड़ा है, यानी कि दोनों के बराबर होने की संभावना यहां नहीं है। यहां पर यह संभावना है। ठीक, उसको चेक कर लेते हैं कैसे संभावना है। E1 के बारे में देखिए, E1 का चार्ज छोटा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, और डिस्टेंस छोटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा। E2 के बारे में, चार्ज अगर बड़ा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा कर दे रहा है,
तो डिस्टेंस इसका बड़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटा कर दे रहा है, यानी यहां पर कंपनसेटिंग फैक्टर है, यानी दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए, अब इन दोनों रीजन में खास क्या है, ये वो रीजन है जो छोटे वाले चार्ज के करीब है। ठीक है ना, छोटे वाले चार्ज मतलब -8 छोटा नहीं हुआ, वैल्यू की बात। हाँ, तो छोटे वाले चार्ज के करीब हमें फील्ड 0 मिल सकता है। तो अब एक जनरल हम लोग रूल जाने कि दो चार्ज अगर सेम साइन के हैं और हमें 0 फील्ड ढूंढना है उनके लाइन पर, ज्वाइन करने वाले लाइन पर, तो बीच में, और अगर दो चार्ज ऑपोजिट साइन के हैं तो जो छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ हमें फील्ड 0 मिल सकता है। ठीक, आगे का काम बहुत आसान है, यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब ये सब हटाइए, डिस्टेंस कुछ एज्यूम करिए 4 मीटर, ये दिया गया है। यानी अब क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज है 4 × 10⁻⁶ कूलम और -8 × 10⁻⁶ कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन 4 मीटर है, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमने माना कि वो पॉइंट P है जो कि Q1 से x डिस्टेंस पर है और यहाँ पर फील्ड 0 है। तो यहाँ फील्ड 0 होने के लिए फॉर E टू बी 0 at P, E1 must be equal to E2। तो E1 क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 x², और E2 क्या हो गया, 1/4πε0 Q2 4 + x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये ऊपर है 4 × 10⁻⁶/x², और ये हो गया 8 × 10⁻⁶/4 + x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, यानी 4 + x/x होल स्क्वायर इक्वल्स 2, यानी 4 + x/x इक्वल्स √2। तो 4 + x इक्वल्स √2x, तो √2 - 1 x इक्वल्स 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 4/√2 - 1 मीटर, यानी इतने दूरी पर फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है।